उसके बावजूद इस सरकार ने यह हलफनामा दाखिल कर दिया है अदालत में कि नहीं, हम राम सेतु को तोड़ेंगे, रूट का डाइवर्जन नहीं करेंगे। आप सबकी ताकत के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, संसद में भी कहा है, संसद के बाहर भी कहा है, चाहे जो भी हो हम राम सेतु नहीं तोड़ने देंगे। और जिस दिन हमारी सरकार बनेगी तो पचौरी कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उन पर हम गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। अलग से रूट की बात होगी तो बिना तोड़े यदि बनाने की जरूरत होगी तो पचौरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। भारत की विस्तार, उसकी एकता के बारे में हम जब चर्चा करते हैं तो बहनों भाइयों, हम आसेतु हिमाचल कहते हैं, राम सेतु से लेकर हिमाचल तक भारत एक है, भारत का यह विस्तार है, यह हमारी चर्चा का विषय रहा है। लेकिन क्या विडंबना है कि जो लंका रावण का देश माना जाता है श्रीलंका, वहां पर तो ऐतिहासिक पुरुष की मान्यता भगवान राम को वहां की सरकार ने दे दी है, लेकिन हमारी सरकार हमारे भगवान राम को ऐतिहासिक पुरुष की भी मान्यता देने को तैयार नहीं है। मैं समझता हूं बहनों भाइयों कि अब इस सरकार के दुर्दिन आ गए हैं। कहती है यह सरकार कि 800 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, कैसे हम राम सेतु को न तोड़ें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के मान सम्मान स्वाभिमान, भारत की अस्मिता और पहचान को प्रधानमंत्री जी रुपयों के तराजू पर नहीं तोला जाना चाहिए। भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए भारत के नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया है। प्रधानमंत्री जी, भारत के मान सम्मान स्वाभिमान अस्मिता और पहचान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश नहीं करेगी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध कर नहीं बैठेगी। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं कि निश्चित राम सेतु किसी भी सूरत में नहीं तोड़ा जाना चाहिए। और जिस दिन हमारी भाजपा की सरकार आएगी बहनों भाइयों, हम ये कोशिश करेंगे कि राम सेतु वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया जाए, एक विश्व का स्मारक घोषित किया जाए। गंगा यमुना, हमारी बहन उमा भारती जी मेरे सामने बैठी हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं। गंगा की निर्मल और अविरल धारा के लिए जो भी आपने प्रयत्न किया है, अपने जिस्म का पसीना बहाया है, एक बार पीछे मुड़कर जरा लोगों का अभिवादन स्वीकार कर लीजिए, मैं आपको बधाई देता हूं। और इनका आगे भी निरंतर यह प्रयास जारी है। बहनों भाइयों, यमुना भी गंदी हो गई है। हजारों की संख्या में, कहा जाता है कि 5 लाख की संख्या में 10 दिन के अंदर पैदल चलकर मथुरा से लोग दिल्ली पहुंचने वाले हैं और इस सरकार के सामने दस्तक देंगे कि अब गंगा की पानी के साथ साथ यमुना का पानी भी बिल्कुल गंदा हो गया है, मटमैला हो गया है। उस यमुना के जल को भी उसकी क्लीनिंग के लिए, उसकी सफाई के लिए और यमुना के जल को भी निर्मल और अविरल बनाने के लिए सरकार के द्वारा पहल की जानी चाहिए। यह भी मैं मांग यहां करना चाहता हूं। बहनों भाइयों, आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी को रह रह कर लोग सांप्रदायिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जब हम कहते हैं हमारी वैचारिक अवधारणा, हमारी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, तो हिंदुत्व यदि हम कहते हैं तो तुरंत ये कहते हैं कि आप सांप्रदायिक हो। बराबर हमारे ऊपर हिंदुत्व इस शब्द को लेकर निशाना साधा जाता है और ये तब निशाना साधने की कोशिश की जाती है जबकि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात को कहा था कि हिंदुत्व मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए वे ऑफ लाइफ, नथिंग मोर। उसके बावजूद भी हिंदू शब्द का प्रयोग करने पर, हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करने पर हमें सांप्रदायिक कहा जाता है। मैं बतलाना चाहता हूं सांप्रदायिक कहने वालों को, भारत के गौरवशाली इतिहास का तुम अध्ययन करो, नहीं जानते हो। इसी हिंदू जीवन शैली में विश्वास रखने वाले लोगों ने ही कहा था कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही एक परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि सारे विश्व में जितने भी लोग रहते हैं सभी एक परिवार के सदस्य हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी यदि किसी ने दिया तो हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने दिया, जिन्होंने हिंदू जीवन शैली को जीने का काम किया। कृणवंतो विश्वमार्यम
हम तो आर्य हैं ही, हम तो श्रेष्ठ हैं ही, सारे विश्व को भी हम श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। यह सोच भी यदि किसी की रही है तो हिंदू जीवन शैली में विश्वास करने वालों लोगों की रही है। यही हिंदू जीवन शैली है कि बहनों भाइयों कि हम लोगों ने किसी के ऊपर कभी आक्रमण नहीं किया है। उठाकर भारत का इतिहास कोई देख ले, बताए किस हिंदू जीवन शैली में विश्वास करने वाले लोगों ने दुनिया के किसी देश के ऊपर आक्रमण किया। फिर भी हम हिंदुत्व की बात करते हैं, नफरत पैदा करने की समाज में कोशिश की जाती है। बहनों भाइयों, हमने बराबर, यदि हिंदू जीवन शैली की मैं बात करता हूं तो ऐसी जीवन शैली, जिस जीवन शैली के मानने वाले लोग वर्ष में एक दिन जिस काले सर्प काले नाग के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी होती है, उस काले नाग को भी गाय का शुद्ध दूध पिलाने का काम यदि कोई करता है तो हिंदू जीवन शैली में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही करता है, वही समूह करता है। बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि हम सभी हिंदुत्व की इस अवधारणा में विश्वास करते हैं, लेकिन हिंदू मुसलमान ईसाई में हम कभी कोई भेदभाव नहीं कर सकते। कोई हो, किसी जात पंथ अथवा मजहब का कोई क्यों न हो। और मैं समझता हूं इसी हिंदू जीवन शैली के कारण ही भारत विश्व गुरु के पद पर कभी आसीन था। भारत को पंथ मजहब अथवा जात के आधार पर विभाजित नहीं करना चाहते। और हिंदू जीवन शैली की आलोचना करने वाले दोस्तों सुन लो, मुस्लिम से इस्लाम के 72 फिरके 72 फिरके होते हैं। 72 फिरके इस्लाम के भी दुनिया के किसी देश में पाए जाते हैं तो केवल और केवल भारत में पाए जाते हैं और दुनिया किसी दूसरे देश में नहीं पाए जाते। क्रिश्चियंस में भी जितने भी सेक्ट्स हैं, चाहे वह कैथोलिक हों, चाहे प्रोटेस्टेंट हों, चाहे सेवंथ डे एडवेंटिस्ट हों, चाहे इवेंजलिस्ट हों, इतना ही नहीं, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स और सीरियन चर्च भी यदि कहीं पर पाया जाता है तो दुनिया में केवल भारत में पाया जाता है, दुनिया के अन्य देश में नहीं पाया जाता है। ऐसा क्यों है? यह है तो हमारी उसी हिंदुत्व की अवधारणा के कारण है, उसी हमारे हिंदू जीवन शैली के कारण ही है। पारसी दुनिया में यदि कहीं पाए जाते हैं तो भारत में ही पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यह साझा संस्कृति जो हमारे देश की है उसका आधार भी यह हिंदुत्व है। बहनों भाई, इसलिए हिंदू मुसलमान ईसाई इन शब्द को लेकर नफरत नहीं होनी चाहिए। यदि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू शब्द लगा है तो क्या कम्युनल यूनिवर्सिटी मान ली जाए? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम लगा है तो क्या उसे कम्युनल मान लिया जाए? अजीबोगरीब हालात इस देश में इस हुकूमत ने पैदा कर रखे हैं। बहनों भाइयों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम जिस अवधारणा को लेकर चल रहे हैं उसी अवधारणा पर हम पूरी तरह से कायम रहेंगे। और हम यह मानकर चल रहे हैं कि 20वीं सदी यदि कांग्रेस की थी तो 21वीं सदी भाजपा की होकर रहेगी। भाजपा की विचारधारा में भी वह संभावनाएं हैं जो ज्ञान विज्ञान यानी साइंस टेक्नोलॉजी में भी दुनिया का सबसे अगड़ा देश यदि कोई बना सकता है तो भारत ही ये भाजपा ही बना सकती है भारत को, क्योंकि वह विचारधारा हमारी आस्था का भी विषय है। वह विचारधारा से हम अच्छी तरह परिचित भी हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बनाना चाहते हैं और भारत को हम विश्व का एग्रीकल्चर कैपिटल बनाना चाहते हैं। इस क्षमता का वास्तविक स्रोत को समझने की ललक व क्षमता केवल भाजपा में है। इसे राजनीतिक पूर्वाग्रह हमारा न माने, मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। आपके हाथ में मोबाइल है बहनों भाई, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपके हाथ में मोबाइल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि भारत में क्या संभावनाएं इसे समझने की कोशिश करो। और डॉक्टर जोशी जी यहां पर बैठे हैं, वो फिजिक्स के जानकार हैं। आपके हाथ में मोबाइल है, किस चीज से चल रहा है? डिजिटल सिग्नल से चल रहा है। डिजिटल सिग्नल से आपकी मोबाइल चल रही है, आपका टीवी चल रहा है, आपका इंटरनेट चल रहा है, सब यह डिजिटल सिग्नल के माध्यम से चल रहा है। डिजिटल सिग्नल कहां से आया? एक क्वांटम थियरी होती है। ये तरंगें जो चलती हैं उसमें छोटे छोटे एनर्जी के पैकेजेस होते हैं, तो क्वांटम थियरी, उससे डिजिटल सिग्नल आया। और क्वांटम थियरी कहां से निकली? एक हाइजेनबर्ग थे, उन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया, जिसे अनिश्चितता का सिद्धांत हम कहते हैं बहनों भाइयों। और अब ध्यान से सुन लीजिए, हाइजेनबर्ग जर्मन का रहने वाला था, उसने जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया उसके बारे में
उसी के एक मित्र ने जो चर्चा उसने अपने मित्र से की थी, मैं उसका यहां पर मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगा। कहां है वो? मेरा भाइयों, मैं उसकी यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। एक मिनट, नहीं पुस्तक थी भाई यहां पर, हिंदी वाली देखिए कहां है, लाइए हिंदी ले आओ। ये हाइजनबर्ग ये प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी जिन्होंने निकाला है, उनके बारे में लिखा है, क्योंकि वह रविंद्रनाथ टैगोर से आकर हम मिले थे। वैदिक फिलॉसफी के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर के साथ उन्होंने चर्चा की थी, और रविंद्रनाथ टैगोर से वैदिक फिलॉसफी के संबंध में चर्चा करने के बाद जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उसी के आधार पर हाइजनबर्ग ने प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की खोज करने का काम किया था। लिखा है उनके मित्र अनकॉमन विजडम, एक पुस्तक लिखी है मिस्टर फ्रीजफ कापरा ने। उन्होंने लिखा है, इन 1929 हाइजनबर्ग स्पेंट सम टाइम इन इंडिया as the guest of the celebrated Indian poet Rabindranath Tagore, with whom he had long conversations about science and Indian philosophy. The introduction to Indian thought brought Heisenberg great vision. He told me, लेखक लिख रहा है कि हाइजनबर्ग ने हमसे यह कहा, he began to see that the recognition of relativity, interconnectedness and impermanence as fundamental aspects of physical reality, which had been so difficult for himself and his fellow physicists, was the very basis of the Indian spiritual traditions. After these conversations with Tagore, वह लिखता है राइटर कि हाइजनबर्ग ने क्या कहा, some of the ideas that had seemed so crazy suddenly made more sense to me. That was a great help for me. यह हाइजनबर्ग ने कहा है। बहनों भाइयों, रविंद्रनाथ टैगोर से यदि मैं न मिला होता तो मैं समझता हूं प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की मैं तलाश न कर पाता, और ये प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी की वह न कर पाते तो मैं समझता हूं कि क्वांटम थियरी भी न आती, और साथ ही क्वांटम थियरी यदि न होती तो डिजिटल सिग्नल के माध्यम से दुनिया हमको मोबाइल न दे पाती, जिसे हम कहते हैं कि विदेश से हमने हासिल किया है। हमारी फंडामेंटल साइंस में वह ताकत है बहनों भाइयों कि हम सारी दुनिया को दे सकते हैं, दुनिया से लेने की जरूरत नहीं है। उस फंडामेंटल साइंस पर रिसर्च कराने का काम यदि कोई करेगी, जिस समय हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम इस काम को करेंगे। इसीलिए मैंने कहा, भारत को हम दुनिया की रिचेस्ट कंट्री ही केवल नहीं बनाना चाहते, भारत को हम केवल धनवान भारत ही नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम भारत को विश्व गुरु के पद पर हम आसीन करना चाहते हैं। यह हमारे भारतीय जनता पार्टी की यह सोच है। और अभी हाल में एक चीज और देखा होगा, क्षमा कीजिएगा, इसमें से बहुत सारे लोगों की समझ में चीज नहीं आती होगी, मैं जानता हूं, लेकिन कुछ लोग इस चीज को अच्छी तरह समझते होंगे। पिछले वर्ष जुलाई में सर्न यूरोप में एक लेबोरेटरी है, उस प्रयोगशाला में गार्ड पार्टिकल का नाम कितने लोगों ने सुना है? हाथ उठाइए तो। गार्ड पार्टिकल, जैसे लगा कि गार्ड पार्टिकल मिल गया तो बिल्कुल करिश्मा हो गया, है करिश्मा। और इसका वैज्ञानिक नाम यदि है तो हिग्स बोसोन है। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, यह बोसोन, यह शब्द जो गार्ड पार्टिकल में आया है, हिग्स बोसोन, यह बोसोन हमारे भारत की माता की कोख से पैदा हुए वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है, और बोसोन शब्द इन्हीं के नाम से लिया गया है। और सत्येंद्रनाथ सत्येंद्रनाथ बोस कहते थे कि हम मेडिटेशन के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से बहुत सारी वैज्ञानिक समस्याओं का हम समाधान निकाल लिया करते थे। यह स्वयं सत्येंद्रनाथ बोस ने इस बात को कहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, आज की डिजिटल रिवॉल्यूशन का आधार हमारे पास था।